So students will continue with the same topic chapter also, cash flow statement. हमने कल इसका फॉर्मेट स्टार्ट किया था. फॉर्मेट में फर्स्ट एक्टिविटी जो थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने वो स्टार्ट करी. नेट प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर ये था. देन की एप्रोप्रिएशन में आपने जो कल डिस्कस किया हुआ था उसमें टैक्स प्रोवाइडेड, डिविडेंड प्रपोज्ड, इंटरिम डिविडेंड पेड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये 4 आइटम्स थी. इन चारों को जो हमने प्लस करके वहां लिखा और इसमें इसको ऐड किया, नेट प्रॉफिट अर्न्ड में इसको ऐड किया, तो जो हमारा आंसर आया इस स्टेप पे उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड. फाइन. देन केम एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. इसमें जो 4-5 आइटम्स थी, हमने एक डेप्रिसिएशन चार्ज वो प्लस किया, हमने एक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट वो प्लस किया. Then we added interest on long-term borrowings, whether it is public deposit, debenture, it is any loan, bank loan, etc. उसका इंटरेस्ट हमने ऐड किया. देन हमने गुडविल अमोर्टाइज्ड वो हमने ऐड करी, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट वो हमने माइनस किया, वो माइनस था. और इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड ये हमने सारे माइनस किए, है ना. जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हमने कौन सी करी है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की. ये लिखा है ना हमने, एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश लिखा हुआ है ना आपने, होपफुली लिखा होगा. एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. इसकी एडजस्टमेंट करते वक्त हमने इसको रिवर्स किया हुआ, अगर आपने नोट किया हो जितने एक्सपेंसेस लॉसेस थे वो सारे प्लस किए हुए हैं. डेप्रिसिएशन चार्ज एक्सपेंस था, ऐड किया हुआ है. गुडविल अमोर्टाइज्ड ऐड की हुई है. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऐड की, लॉस था ऐड किया हुआ है. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस किया है. प्रॉफिट था, इंटरेस्ट रिसीव था वो हमने माइनस किया हुआ है. नोट किया आपने. तो इसको हमने यहाँ पे रिवर्स करना है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट मेथड. हमने कल बात करी थी ना, 2 मेथड्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रिपेयर करने के, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है. डायरेक्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि आप देखो हम एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर रहे हैं और इनकम्स को हम माइनस कर रहे हैं. और आइटम्स कौन सी ले रहे हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग. हम फाइंड क्या कर रहे हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आइटम्स कौन सी ले रहे हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट मेथड. इसको हम बाद में दोबारा समझेंगे. एक बार आप जब पूरा फॉर्मेट कर लोगे क्यों इसको इनडायरेक्ट कहते हैं. कर रहे हैं हम फाइंड कैश और कर रहे हैं ऑपरेटिंग से, लेकिन जो एक्सपेंसेस इनकम्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं नॉन कैश और वो ले रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग, इसीलिए उसको रिवर्स कर रहे हैं. इसीलिए एक्सपेंसेस आर बीइंग एडेड, लॉसेस आर बीइंग एडेड एंड प्रॉफिट्स एंड इनकम्स आर बीइंग डिडक्टेड. जब इस सारे हेडिंग को एडजस्टमेंट को हम प्लस माइनस करके यहाँ लिखेंगे, इसको हम फिर दोबारा इस ऊपर वाले में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड में ऐड करेंगे, तो जो हमारा ये आंसर आएगा दिस विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने वाली पड़ी हुई है. नेक्स्ट हमारा हेडिंग बन जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस. वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल. यस काशवी. करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की जो उसमें चेंज है वो प्लस माइनस की जाएगी. वी विल बी एडिंग इफ सपोज करंट एसेट्स or are being decreased and current liabilities are being increased, and we will be deducting if there is increase in current asset and decrease in current liability. इसको नोट कर लीजिए. Decrease in current asset will be added and increase in current liability will be added and reverse will be deducted. कौन कौन सी होती है current assets, current liabilities? For example, बोल दिए बेटा. सर कैश, करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल. बिल्कुल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक मींस कैश इक्विवेलेंट, है ना. और कुछ इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, है ना. ऐसे ही मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी जो है वो कैश वो करंट एसेट्स में है.
यहाँ पे आपने सारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी ले लेनी है एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो ले लेनी है एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी हाल की घड़ी आप यही लिख लो, आज यही लिखो, सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इसकी एक्सेप्शंस भी है, वो जब सम आएगा तब बात करेंगे, अभी ज्यादा आज डिटेल में बात करने की समझ में आएगा। आपने यहाँ पे सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ले लेनी है एक्सेप्ट, यहाँ पे नोट कर लो कहीं, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट इन्वेस्टमेंट्स आल्सो। हमने कल बात करी थी ना कि इस चैप्टर में जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही आएंगी, याद है हमने ये बात की थी। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट इन्वेस्टमेंट को ऐड करके है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, आगे आएगा आपके सम आएगा आपको और क्लियर हो जाएगा। बस याद रखना यहाँ पे आपने करंट इन्वेस्टमेंट को यहाँ नहीं लेना है, आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाद में लेना है। ये आपका चेंज होके ये आपका प्लस माइनस होके आपका ये बन गई, जिसको हमने जब सोल्व किया इस फिगर को हमने यहाँ पे सपोज ऐड किया उन दोनों को, तो ये आपका आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये मैंने लिखा हुआ है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें से माइनस किया टैक्स पेड, तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हुआ है। फर्स्ट पार्ट ही बड़ा है, सेकंड और थर्ड तो छोटे हैं और इजी, ये भी इजी है वैसे, ऐसा नहीं है, इसमें स्टेप्स ज्यादा है थोड़ी, वहां पे बीच में कोई स्टेप नहीं है, ऐसे चलेगा। ठीक ठीक है, अब हम जो टैक्स पेड की बात करते हैं तो हमने ऊपर यहाँ एप्रोप्रिएशन में टैक्स लिखा था कहीं, वो कौन सा टैक्स था? कल वाला फॉर्मेट देखना जरा, जो ऊपर हमने एप्रोप्रिएशन Tax में टैक्स provided. लिखा था। हाँ जी, टैक्स प्रोवाइडेड कौन से साल का था? प्रीवियस ईयर का था या करंट ईयर का था? Current year. हाँ जी, करंट ईयर। करंट ईयर का, तो यहाँ पे आएगा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का ऊपर करंट ईयर का प्लस किया जाएगा टैक्स और नीचे प्रीवियस ईयर का माइनस किया जाएगा टैक्स। ठीक है ये बात फाइन। जब ये टैक्स माइनस, ये याद रखना, ये बिकॉज ये वाले पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको प्रॉब्लम आप पा सकते हो प्रॉब्लम में कि कौन सा प्लस करना है और कौन सा माइनस करना है। हमने कल भी ये बात करी थी, कोई डिक्रीज्ड पोर्शन हम प्लस माइनस कर रहे हैं, कोई इंक्रीज्ड कर रहे हैं, कोई करंट ईयर है, कहीं कहीं प्रीवियस ईयर है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। तो आपको याद रखना पड़ेगा भी कौन सा कहाँ पे और कौन सा कहाँ पे, अदरवाइज लॉजिक भी है। जब हम सम करेंगे तब ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, तब लॉजिक भी समझ आ जाएगा। आप लिखोगे और जब आप पहले 3 4 5 सम्स करोगे तो आप इसको पेज को फॉर्मेट को खोल के फिर करोगे। फॉर्मेट लर्न करने की कोशिश मत करना, फिर क्रैमिंग करते रह जाओगे। जब आप सम्स करोगे ना, फॉर्मेट खोल लेना, आगे खोल के करना, 5 7 सम्स आपने करने हैं, उसको देख के उसके बाद जरूरत नहीं पड़नी है आपको। अगर आपको बोले कि कोई फॉर्मेट लर्न कर लो, लर्न नहीं करना चाहिए, फॉर्मेट लर्न हो जाएगा, पहले लर्न करके फिर सम्स नहीं करने। आप सामने नोटबुक खोलो, फॉर्मेट खोलो, सम्स करो। जब आप सम्स करोगे फॉर्मेट देख देख के 5 7 सम्स के बाद आपको वैसे ही फॉर्मेट लर्न हो जाएगा, फिर लॉजिक भी आपके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, जिसे हम कहेंगे ए पार्ट का हमारा आंसर आ गया। कितना हमने कैश जो है वो हमने अर्न किया है, फ्लो हुआ है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डन। नाउ वी स्टार्ट पार्ट 2, that is B activity, which is investing activity. B investing activity, ये कौन सी होती है एक्टिविटीज? ये एक्टिविटी कौन सी होती है? जसमीन बोलो। So these activities are related to purchase and sale of non-current assets or investments. यस, नॉन करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट की जो सेल हो रही है उसके साथ जो एक्टिविटीज रिलेट करती है वो होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे प्लस करेंगे हम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है वो नॉन करंट की बात हो रही है, याद रखना, दिस इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जो यहाँ पे हम एक्सेप्ट की बात कर रहे थे, दिस वाज एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। डिफरेंस समझ आ रहा है? यहाँ पे हम करंट की बात कर रहे हैं, यहाँ हम नॉन करंट की बात कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर? एंड माइनस करेंगे हम परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स।
माइनस क्यों कर रहे हैं? परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट एंड इन्वेस्टमेंट माइनस क्यों कर रहे हैं, और सेल प्लस क्यों कर रहे हैं? एनीबॉडी? We are deducting purchase and we are adding sale by Shivani. सर परचेज में कैश आउटफ्लो होता है, मतलब Exactly. माइनस कर। बिल्कुल ठीक है बेटा, परचेज में आउटफ्लो हो रहा है इसलिए माइनस कर रहे हैं, है ना। हम ये नहीं कह सकते, हम कल भी यही बात कर रहे हैं, हम कह नहीं सकते कि हमने मशीनरी परचेज की है जी, तो मशीनरी तो आई है, लेकिन हम तो बात कैश की कर रहे हैं। जब मशीनरी आएगी तो कैश जा रहा होगा, और जब मशीनरी जाएगी सपोज तो कैश आ रहा होगा, इसलिए हम इसको सेल को प्लस कर रहे हैं और परचेज को माइनस। और एक हम और प्लस करेंगे, इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ये पहले भी कहीं आया, इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड पहले कहीं आया इसी फॉर्मेट में? कहाँ आया है? ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में। एडजस्टमेंट। हाँ यस, ऑपरेटिंग में आपने बताना है कि वो एप्रोप्रिएशन में आया है, या वो एडजस्टमेंट्स में आया है, या वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आया है। तो ये एडजस्टमेंट में कहीं आया, शायद हमने लास्ट आइटम लिखी थी इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और उसको हमने माइनस किया था। जो वहां पे हमने माइनस किया एडजस्टमेंट्स में, वही यहाँ प्लस हुआ, वही यहाँ प्लस हुआ। बिकॉज इंटरेस्ट रिसीव करना, रेंट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना ऑपरेटिंग नहीं है, फाइनेंसिंग, इसलिए वहां से लेस करके यहाँ पे सेम अमाउंट आ जाएगी। ठीक है ना। मैंने रेंट रिसीव किया, लेकिन मेरा काम बिल्डिंग वगैरह पे रेंट लेने का नहीं है, तो मेरे लिए वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगी, इसलिए मैं उसको ऑपरेटिंग से माइनस करके इन्वेस्टिंग में ऐड करूंगा। मेरे को बिल्डिंग जो है मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बिल्डिंग परचेज करना मेरा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ठीक, वही इंटरेस्ट, वही रेंट और वही डिविडेंड ए पार्ट में से माइनस करके बी पार्ट में ऐड कर दिया जाएगा। इससे आपका बी पार्ट का आंसर आ जाएगा, दैट विल बी कैश फ्रॉम investing activities. B part is over. This is the answer of part B, that is the investing activity. Then we'll moving to part C, that is the financing activities. ये कौन सी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है? ये हमने पहले सारा कुछ किया हुआ है, वैसे सिर्फ रिवाइज ही करवा रहा हूँ मैं। यस कनिका। The activities which led to the change in financial structure of a company. Yes, which lead to the change in the size and composition of capital structure or financial structure of the company. That activity is known as financing activity. इसमें हमने कौन-कौन से इनफ्लो, कौन-कौन से आउटफ्लो लिखे हुए थे, एग्जांपल हमने करी थी, तो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। प्लस होगा इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, मैं इकट्ठे लिखवा रहा हूँ एक लाइन में करना। इशू ऑफ शेयर्स बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, एंड डिबेंचर्स आल्सो, बिकॉज व्हेन वी इशू द शेयर्स और व्हेन वी इशू द डिबेंचर्स मींस वी सेल द शेयर्स टू द पब्लिक, है ना, कि आप शेयर्स दे दो हमारे और सब्सक्राइब कर लो, और हमें पैसा दे दो भैया, पैसे की जरूरत है, पैसा हमारे पास आ रहा है, इसलिए प्लस हो रहा है। इट इज अ काइंड ऑफ इनफ्लो। ठीक, प्लस लोन अवेल्ड, लोन टेकन, बैंक से लोन लिया हमने, लोन लिया तो वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन गई, बिकॉज पैसा आ रहा है, हमें मिल रहा है, तो हम प्लस करेंगे। डन, ठीक है। इश्यू ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, वो भी वही है, सेम ही है, ठीक है। देन माइनस क्या करेंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। हमने प्रेफरेंस शेयर जो रिडीमेबल थे उनको रिडीम कर दिया, वापस किया पैसा। हमने डिबेंचर्स को रिडीम किया, ये लोन वापस किया, पैसा हमारा बाहर जा रहा है, माइनस आउटफ्लो है। और ऑल माइनस आइटम्स आप देखना अमाउंट कॉलम में या टेल कॉलम में ब्रैकेट्स में शो हो रही है। डोंट फॉरगेट टू डू दिस, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज बीच में ही प्लस होनी, बीच में माइनस, जहां जहां माइनस आइटम्स हैं वहां पर आप उसको ब्रैकेट्स में शो करोगे। जब आप सॉल्व करोगे आप यहाँ देखोगे, फिर इजीली हो जाएगा। अगर बार बार यहाँ देखोगे तो फिर होगा नहीं। ठीक, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, जो ये लोन अवेलेबिलिटी हम बात कर रहे थे, इसको अब हमने वापस कर दिया, पैसे वापस कर दिए, रीपेमेंट होगी, हमारा कैश कम हो गया, माइनस
इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पेड, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पेड, ये आया कभी पहले? कहाँ आया? आया कभी? Adjustments. एग्जैक्टली, एडजस्टमेंट्स में आया है। ए पार्ट में हमने वहां पे क्या किया था, इसको इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को Add. ऐड किया था, वही अमाउंट यहाँ लेस करनी है, याद रखना ये वाली बात। ये इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड वही है, ये इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग पेड ये भी वही है। जो वहां प्लस किया था यहाँ माइनस करना है, अमाउंट सेम रहेगी, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए उसको वहां से माइनस कर दिया, प्लस कर दिया गया क्योंकि वो पहले माइनस किया हुआ। यहाँ पे लेस कर रहे हैं कि इसका खर्चा बनता है भैया, उसका नहीं बनता, उस पार्ट का नहीं बनता है, यहाँ माइनस होना चाहिए था, हमने उसको वहां माइनस किया हुआ था, वहां पे ऐड करके यहाँ माइनस कर देंगे, अमाउंट विल ऑलवेज बी सेम, ऑलवेज बी सेम। यही अमाउंट जैसे यहाँ पे करी है, यहाँ प्लस की है, ए पार्ट में एडजस्टमेंट से माइनस की थी हमने वर्किंग कैपिटल में, उससे पहले एडजस्टमेंट में, तो वही अमाउंट यहाँ, ये अमाउंट सेम रहेंगी आपकी। एक और पॉइंट है डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड पेड या इंटरिम डिविडेंड, ये कहाँ आया पहले? Appropriations of एप्रोप्रिएशन में आया था, डिविडेंड प्रपोज्ड या इंटरिम डिविडेंड पास हुए थे, जहां हमने प्लस किया था। डिविडेंड पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए उसको वहां ऐड बैक करके यहाँ पे लेस कर रहे हैं कि भैया खर्चा यहाँ का है, फाइनेंसिंग का है, वो ऑपरेटिंग का नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इससे हमारा जो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये हमारा सी पार्ट है, सी पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ लीजिए मुझे। अगर यहाँ तक हमारा कैश फ्लो ऑलमोस्ट कंप्लीट, स्टेटमेंट का फॉर्मेट का स्टेटमेंट जो है वो, स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट ही है तकरीबन, है ना? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक, चलिए आगे। अब इसके बाद हम निकालेंगे नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट चेंज इन कैश एंड कैश मींस ए प्लस बी प्लस सी, इसको सॉल्व कर लेंगे। ए जो नेट आंसर आया हमारा ए का, इसको सॉल्व करेंगे, बी को सॉल्व करेंगे, सी को सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, दिस विल बी नेट चेंज। नेट चेंज आपका ये आ गया, ये बी सी सॉल्व करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जो ऐड करके हमारा आंसर आएगा, इसमें जब हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि आपको सम में पहले ही दिया होगा। बैलेंस शीट याद है बनती होती थी, आपस में साइड्स दोनों मिल जाती होती, ट्रायल बैलेंस याद है, दोनों साइड्स मिलती होती, उनका आंसर था। इसका भी आंसर आपको क्वेश्चन में दिया होगा। जब आप ए प्लस बी प्लस सी करोगे, जो आंसर आएगा उसमें ओपनिंग वैल्यू ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिकॉज यहाँ हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल नहीं लिया हुआ था, वो यहाँ पे लेना है आपको, जो वहां छोड़ा था। जब आप यहाँ पे लोगे इसको नेट चेंज में आप ऐड करोगे, तो आंसर आपका बनेगा वो आपके क्वेश्चन से सम से मिलना चाहिए। ये आपको वैल्यू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आप निकाल रहे हो, ये सम में दी होगी, वहां से मिलेगी। अगर नहीं मिली तो सम कहीं ना कहीं हमारा गलत है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, सपोज अगर मैं शुरू करूं यहाँ से, नेट प्रॉफिट अर्न मेरा था 100 रुपीज, एप्रोप्रिएशन मैंने सारी निकाली, ये मेरी बन गई 50 रुपए की, तो मेरा 150 आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही है? मैं इमेजिनरी फिगर्स के साथ सम कर रहा हूँ। ठीक है, 100 रुपीज में नेट प्रॉफिट था, ये कैसे आया था? 100 रुपीज कैसे आया था? सरप्लस की इंक्रीज आइटम, ऐसे ही था ना? यही था ना? 50 रुपीज का मेरा ये आ गया, एप्रोप्रिएशन 150 बन गया। एडजस्टमेंट सपोज मेरी 100 रुपीज की और आ गई, ये मैंने प्लस करी, तो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मेरा आ गया, सपोज ये आ गया आपका 250 रुपीज का नेट प्रॉफिट बिफोर। वर्किंग कैपिटल चेंजेस मैंने करी,
ये मेरी आ गई सपोज -30, -30, तो 250 -30 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन मेरा आया 220, 220 ही आएगा, 220 ही आएगा, कुछ और आएगा। ठीक है, ये क्योंकि 30 जो थे वो नेगेटिव के थे, इसलिए 250 से माइनस किए गए 220, और टैक्स जो मैंने पे किया वो था सपोज 100 रुपीज, तो ये मेरा आ गया 120 रुपीज। ए पार्ट का आंसर मेरा आ गया 120। समझ आ रही है मेरी बात? इमेजिनरी फिगर्स के साथ मैं सम कर रहा हूँ, आपने कैसे बाद में मिलाना है इसको। जब मैंने इसके बाद ये परचेज सेल की मैं आइटम सारी करी, ये मेरा सपोज आ गया 80 रुपीज। ठीक, उसके बाद मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी सारी मैंने प्लस माइनस करी, ये मेरा आ गया सपोज से अगेन 100 रुपीज। What will be net change in cash and cash equivalent? Who can tell me? What will be net change in cash and cash equivalents? मानिए, मानिए 300. 300, yes. A plus B plus C, 120 plus 80 plus 100, 300, 300। सपोज मेरे को सम में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की वैल्यू दी हुई है ओपनिंग की, वो मेरी है 50 रुपीज, और इसको मैंने जब प्लस किया क्लोजिंग की वैल्यू कितनी आ गई 350 रुपीज, ऐसे ही आई। ये 350 रुपीज मेरे को बैलेंस शीट में सम में दिए होंगे, बिकॉज ये बननी कहाँ से है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस शीट से बननी है। बैलेंस शीट में आपको दिया होता है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वहां पे दिया होगा 50 350। ठीक है, तो जब आप 300 को नेट चेंज को ओपनिंग में ऐड करोगे तो क्लोजिंग वाली वैल्यू आपकी जो यहाँ आंसर आएगा वही क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका बैलेंस शीट में दिया होगा, वहां से मिलाना पड़ेगा। सपोज आपका यहाँ पे आ गया 350, लेकिन बैलेंस शीट में दिया हुआ है जो 320, इट मीन सम कहीं ना कहीं आपका गलत है। मिला लेना वहां पे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका यहाँ और सम में आपस में मैच करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये अब सपोज ये 120 आया, ये आ गया -80, मान लेते हैं ये -80 आया है ना, तो इट विल नॉट बी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब टर्म चेंज हो जाएगी, इट विल बी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब किसी भी एक्टिविटी का ए बी और सी का आंसर माइनस में आ जाए वो टर्म चेंज हो जाएगी, दैट विल नॉट बी कैश फ्रॉम, हमारा बढ़ नहीं रहा है कैश, हमारा कम हो रहा है, दैट विल बी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल, जहां से भी वो हो उसके हिसाब से फिर आपकी ये वाली वैल्यू भी चेंज होगी और फिर आपकी ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। बट इन एवरी केस आपको क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो मैच करना चाहिए यहाँ वाला आपके सम से। जब हम कल सम करेंगे आप देखना हमारा मैच करेगा। ठीक है, देन अब ये आना कैसे है, जो हमने जैसे हमने कल किया था इंक्रीज डिक्रीज करके टैक्स पेड तक हमने कर लिया है। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, अगर उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है तो वो सेल है, कम होगी तो ही सेल होगा, या वो डेप्रिसिएशन होगी या वो सेल होगा, बिकॉज एसेट की वैल्यू कम कैसे होती है, या डेप्रिसिएशन से या सेल से। अगर वो डेप्रिसिएशन हो तो वो यहाँ आ जाएगी, एडजस्टमेंट में बताया होगा, अगर वो सेल हो तो फिर यहाँ आ जाएगी, ये भी बताया गया। परचेज कैसे चलेगा, मतलब परचेज हो रही है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या एसेट इंक्रीज हो रही होगी। लास्ट ईयर 100 रुपीज की थी, इस साल 120 की हो गई। 20 बड़े हैं, बड़े कैसे हैं, परचेज किया होगा, परचेज किया है तो आउटफ्लो। ठीक है, और इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड रिसीव्ड आपका यहाँ से आ रहा होगा, ये ऐसे लिखा होता है, मोस्टली लिखा होता है ऐसे, या यहाँ से आपका ए पार्ट में से जो आ रहा है ट्रांसफर की वही है। देन फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इंक्रीज्ड, जितना इंक्रीज हुआ हो, लास्ट ईयर 200 के शेयर्स थे, अब 210 के हैं, इट मींस 10 रुपीज के शेयर हमने जो है वो इशू किए। ऐसे ही डिबेंचर्स, ऐसे ही लोन भी ऐसे, लोन भी जितना पोर्शन इंक्रीज किया है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर, वापस कर रहे हैं पैसे, डिक्रीज पोर्शन, जितना डिक्रीज हो रहा है ना। डिबेंचर्स हमारे थे 500 के, अब रह गए हैं 400 के, इसका मतलब क्या हुआ, 100 के डिबेंचर्स हमने रिडीम कर दिए। व्हेन वी हैव रिडीम्ड इट मींस पैसा हमने दिया होगा, दिया है आउटफ्लो,
माइनस कर दिया जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन भी आपका सेम ऐसे ही आएगा, माइनस किया हो, डिक्रीज किया हो पोर्शन। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पेड, ये आपका एडजस्टमेंट से आ रहा है, हमने पहले भी बात करी। एडजस्टमेंट में जो आप ऐड कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये वो वाला है। एंड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम आपको हमेशा एक दिया होता है, हमेशा ही एक दिया होता है, वही आपने यहाँ प्लस कर देना है एप्रोप्रिएशन में, वही आपने लेस कर देना है। लेकिन जो प्रपोज्ड डिविडेंड है ना, प्रपोज्ड डिविडेंड, वो आपको दो दिए हो सकते हैं, एक प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर का। ये हो सकता है आपको दो दिए हैं, प्रीवियस का और करंट का। ठीक है, समझ आती बात। हालांकि दिए ये बैलेंस शीट के बाहर ही होते हैं, प्रपोज डिविडेंड कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया होगा, दिया बेशक बाहर ही होगा, लेकिन दो दिए हो सकते हैं। जैसे टैक्स दो गिवन थे, टैक्स में हमने क्या किया था, करंट ईयर के यहाँ प्लस करके यहाँ नीचे प्रीवियस का माइनस किया था। ऐसे ही डिविडेंड जो हमने यहाँ पे ऐड किया था वो कौन सा था, प्रपोज डिविडेंड कौन सा लिखना Previous है? year. हाँ जी, प्रीवियस Previous year. तो यहाँ लेस करेंगे ना, वो भी प्रीवियस ईयर का ही होगा। डिविडेंड दोनों बारी प्रीवियस ईयर का ही आएगा, करंट ईयर का नहीं आएगा। करंट ईयर का डिविडेंड हमारे काम का ही नहीं है, आप ये समझ, सिर्फ डिविडेंड की बात, टैक्स की नहीं बात करें। टैक्स का करंट ईयर यहाँ आया एप्रोप्रिएशन में, प्रीवियस यहाँ पे आया, लेकिन डिविडेंड जो प्रपोज्ड है वो हमारा करंट ईयर किसी काम का नहीं है। ये हम बाद में करेंगे एक्सप्लेन क्यों काम का नहीं है। करंट ईयर किसी काम का नहीं है, प्रपोज्ड जो है वो प्रीवियस ईयर का यहाँ हमने एप्रोप्रिएशन में ऐड करना है, प्रीवियस का ही लेस करना है। समझ आ गई बात? ठीक है, इसके बाद आपने चेंजेस में ओपनिंग ऐड करो, क्लोजिंग, आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मेट ना आप कल याद करके रखना है इसको, जब मंडे हमारी क्लास होगी ना, इसको फॉर्मेट को पढ़ लेना, याद करना नहीं, पढ़ लेना इसको, ये देख लेना कि समझ लेना कौन सी आइटम कहाँ आनी है, प्लस होनी है कि माइनस होनी है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है। हम फॉर्मेट को मैंने पहले भी कहा याद करके नहीं करेंगे, फॉर्मेट को सामने खोल के 5-6 सम्स करेंगे, उसके बाद आपको फॉर्मेट याद ही नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, आप आजकल में ये दोनों दोनों दिनों में फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना इसको। ठीक है, कोई डाउट आपका है तो पूछ लीजिए बेटा आज के लेक्चर में, एनी डाउट? नथिंग? ठीक है बच्चे, थैंक यू।